सभी लोग का स्वागत है। आज के प्रैक्टिस सेट 4 में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हमारा चौथा श्रृंखला है। इसमें हम लोग जीके और यूपी जीके को कंप्लीट देखते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नसीरुद्दीन कुबाचा, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। यदि हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसने कुतुब मीनार को बनवाया, यानी कि शुरुआत किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब? 1193 ईस्वी में, और इसने एक मंजिल इसको बनवाया। फिर इसके निर्माण को पूरा करने वाला इल्तुतमिश था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने 3 और मंजिलें इसमें जोड़ दी। उसके बाद से मरम्मत का कार्य फिरोज शाह तुगलक करवाता है और इसमें इसने 5वीं मंजिल और अंतिम मंजिल बनवाई। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न दूसरा है, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन जो होता है वो 1905 में होता है। इसके बाद से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। तो स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा है वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में होती है और इसमें घोषणा की जाती है कि ब्रिटिश वस्तुओं का क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा और स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसका शुरुआत 1930 में होता है और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 ईस्वी में। बढ़ते हैं आगे। डैश वह तारीख थी जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 30 जून, 10 मई, 31 मई, 10 जून या इनमें से कोई नहीं। तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति शुरुआत होती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1857 की क्रांति में किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान ने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थीं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह और बरेली से खान बहादुर खां, मेरठ से कदम सिंह और इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित पहलुओं में से कौन सा सही नहीं है? इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी, हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा इसका उत्साहपूर्वक समर्थन किया गया था, बिल्कुल नहीं। इसका पूछा है कौन सा नहीं था, तो यही, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित वर्गों ने इसका समर्थन नहीं किया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यकाल से संबंधित है? वित्त आयोग से, संघ लोक सेवा आयोग से, चुनाव आयोग से, भारत के महान्यायवादी या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। यदि चुनाव आयोग की बात करें तो आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इसका वर्णन है। बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल से, राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों से, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से या राष्ट्रपति के चुनाव से या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 59 का संबंध राष्ट्रपति के कार्यकाल से है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग राष्ट्रपति के पद को देखते हैं किस अनुच्छेद में क्या वर्णित है। ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम। तो प से हो गया राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, को से कोटा हो जाएगा, का से कार्यकाल, अदू से दोबारा नियुक्ति, यो से योग्यता हो जाएगा, द से पद के लिए शर्तें और दशाएं, स से शपथ हो जाएगा, म से महाभियोग हो जाएगा। अनुच्छेद क्रम से है 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। अगला प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। अगर हम बात करें संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 में है संसद का वर्णन, 80 में है राज्यसभा का वर्णन और 81 में है लोकसभा का वर्णन। सरला ट्रिक से हमने याद भी किया हुआ है।
और 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, किसे चुना जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को और यहाँ पे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है और वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये सब भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/3, 1/12, 1/9, 1/6, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, नगरपालिका, जिला बोर्ड द्वारा कितने? 1/3 सदस्यों को चुनाव किया जाता है और राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा भी 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। स्नातक लोग इसमें जो कि 3 साल से कम 3 साल तक स्नातक कर चुके हों तो वो लोग भी इसमें 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। वे शिक्षक जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं वो भी 1/12 सदस्यों को इसमें चुनते हैं। बात करें अगर विधान परिषद की तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या है 100 और विधानसभा अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितना है तो 403 सीट है। लोकसभा की कितनी सीट है? 80 और राज्यसभा की कितनी है? 31। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ट्रांस हिमालय सहित लेना है। माउंट लोत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा या उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है माउंट कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ती है, भारत की सिक्किम में पड़ती है। पाक अधिकृत माउंट कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8586 मीटर है। यदि पाक अधिकृत कश्मीर को भी ले लिया जाए तो K2 की ऊंचाई हो जाएगी 8611 मीटर, ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी तब। और ओवरऑल अगर बात करें विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई 8848.84 मीटर है। अगला प्रश्न, कोरबा कोल्डफील्ड भारत के डैश राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में या इनमें से कोई नहीं। तो कोरबा कोलफील्ड जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में या इनमें से कोई नहीं। तो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में इसके अलावा नामदफा नेशनल पार्क है और पक्के टाइगर रिजर्व भी कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। मणिपुर में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इसके अलावा मणिपुर में सिरोही लेला नेशनल पार्क पड़ता है। मिजोरम में अगर बात करें तो मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फावंगपुई नेशनल पार्क है। असम की अगर बात करें तो असम में काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू साइखोवा, ओरंग, देहिंग पटकाई, रायमोना और सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? प्रवासन, मानव विकास सूचकांक, कुल उपस्थिति अनुपात, जीवन प्रत्याशा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रवासन। अगला प्रश्न, भारत में मूल क्षेत्र के उद्योगों में शामिल नहीं है? सीमेंट, कच्चा तेल, चीनी, उर्वरक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चीनी। अब मूल उद्योग क्षेत्र क्या होता है? तो मूल क्षेत्र उद्योग अर्थव्यवस्था के वे मुख्य उद्योग हैं जो किसी भी देश के औद्योगिक विकास की क्या होते हैं? नींव होते हैं। और भारत में मुख्य रूप से 8 उद्योगों को कोर सेक्टर माना जाता है और वो कौन कौन से हैं? तो इसमें कोयला आ जाता है, कच्चा तेल आ जाता है, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक आ जाएगा, इस्पात, स्टील, सीमेंट, बिजली। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, स्टील, सीमेंट और बिजली, ये 8 हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है?
मछली से, फल से, सब्जियों से, तिलहन से या इनमें से कोई नहीं? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से। अगर हम क्रांतियों की बात करें और उनका संबंध का, तो जैसे पहले हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति का संबंध है गेहूं और धान यानी खाद्यान्न से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, इसे हम ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन, सरसों, सूरजमुखी आदि के उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली और प्याज उत्पादन से है। और स्वर्ण क्रांति यानी गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध बागवानी और शहद उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध जो है वो उर्वरक खाद और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी पालन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति जो है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। और इंद्रधनुषी क्रांति जो है सभी कृषि क्रांति को एक साथ लेकर चलती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी जूमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, इनमें से कोई नहीं? तो मन्नार की खाड़ी जूमंडल जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो पूर्वी हिमालय की बात कर रहा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, काबिल लुमजाओ नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी हमने देखा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में पड़ता है। काबिल लुमजाओ हमने देखा कहाँ पे है, मणिपुर में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल यानी जड़ नहीं है? आलू, गाजर, मूली, सलजम, इनमें से कोई नहीं? तो आलू जड़ नहीं है। जड़ के अंतर्गत हल्दी, अदरक, केसर, प्याज, गन्ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जड़ हैं। और यदि गाजर की बात करें, मूली, सलजम, चुकंदर, ये सब क्या है? तना है। शकरकंद भी इसमें तना हो जाएगा। नेक्स्ट, बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं? तो बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। इसके अलावा कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और अंसी राष्ट्रीय उद्यान है। तो कर्नाटक में हो जाएगा बनीरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख और अंसी। इसके अलावा अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली, मृगवानी नेशनल पार्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है और उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले में क्षेत्रफल की दृष्टि में है और ये 1977 में बनता है। आगे अगला प्रश्न है, सुनामी नाम किसे दिया जाता है? भूकंप को, चक्रवात को, टाइड वेव्स को, समुद्र की सतह के नीचे की लहरों को, या इनमें से कोई नहीं? तो टाइड वेव्स को सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समूह ग्रीन हाउस गैसों का सही प्रतिनिधित्व करती है? एथिलीन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन CFC, जलवाष्प, एथिलीन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों का घुलना, यही मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा का। प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला डैश से शुरू होती है? नाइट्रोजन नियत से, क्षय से, प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, या इनमें से कोई नहीं? तो खाद्य श्रृंखला जो है प्रकाश संश्लेषण से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी के उष्णकटिबंधीय जंगल के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे 1722 में अवध का गवर्नर नियुक्त किया गया और जिसने इसके स्वतंत्र राज्य की नींव रखी? सफदरजंग ने, शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने, आसफउद्दौला ने, शुजाउद्दौला ने, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यह एक अस्थायी सदन है और विघटन के अधीन नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है।
विधान परिषद अस्थायी सदन होता है। परिषद की कुल स्वीकृति की सदस्य संख्या 100 है, बिल्कुल, तो एक और दोनों सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें इसी प्रकार से राज्यसभा को भी क्या बोला जाता है, अस्थायी सदन बोला जाता है, और विधान परिषद को भी अस्थायी सदन बोला जाता है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय विकास पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बुंदेलखंड विकास बोर्ड का गठन राज्य के 7 जिलों के विकास की देखरेख के लिए किया गया है, बिल्कुल। बुंदेलखंड विकास बोर्ड का मुख्यालय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में स्थापित है, दोनों सही है, तो कथन 1 और दोनों सही है। हम बात करें बुंदेलखंड का अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। इसमें झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट आता है। तो झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये 7 जिले जो हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले में गोमत ताल यानी फुलहर झील से होता है, बिल्कुल। यमुना नदी बिजनौर जिले से होते हुए मध्य उत्तर प्रदेश में राज्य में प्रवेश करती, नहीं, ये यमुना नदी नहीं बल्कि ये हो जाएगी गंगा नदी, तब सही हो जाता। तो कथन केवल कौन सा सही है, 1 सही है। अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और प्रयागराज में जाके संगम का निर्माण करती है। यहाँ पे गंगा से क्या होती है, मिल जाती है। अगर हम बात करें यमुना की सहायक नदियों की, तो चंबल, टोंस, बेतवा, केन, हिंडन है, और यमुना नदी की लंबाई टोटल 1376 किलोमीटर है, और चंबल नदी की लंबाई जो है 960 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला एकमात्र ऐसा स्थान है जहां यूरेनियम की सीमित भंडार पाए जाते हैं? सोनभद्र में, मिर्जापुर में, बांदा में, झांसी या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यूरेनियम के भंडार जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं, ललितपुर में पाए जाते हैं। अब हम बात करें कजराहट जो कि सोनभद्र का है, और मिर्जापुर का गुरमा चुनार, ये चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट के लिए बांदा हो जाएगा, डोलोमाइट के लिए सोनभद्र और बांदा। अगला प्रश्न, जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद जिसे सरकी वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है, का निर्माण 1408 ईस्वी में किस शासक के शासनकाल में पूरा हुआ था? मुबारक शाह सरकी, मलिक सरवर, इब्राहिम शाह सरकी, महमूद शाह सरकी या उनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है इब्राहिम शाह सरकी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को देखें तो किस जिले का मुख्यालय खलीलाबाद शहर में है? सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर या इनमें से कोई नहीं? तो खलीलाबाद जो है संत कबीर नगर का मुख्यालय है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो मुख्यालय से जिले से भिन्न मुख्यालय हैं। जैसे जालौन का मुख्यालय उरई है, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, तो देहात में क्या मिलती है, माटी, ऐसे याद कर लेंगे। तो कानपुर देहात का हो गया अकबरपुर माटी। अंबेडकर नगर का है अकबरपुर, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, जिला मुख्यालय कुशीनगर का पडरौना है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है जो कि पूछा गया था, कौशाम्बी का मंझनपुर है, और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, संभल का बहजोई, अमेठी का गौरीगंज हो जाएगा, भदोही का ज्ञानपुर, श्रावस्ती का भिनगा। तो जालौन उरई, कानपुर देहात अकबरपुर माटी, अंबेडकर नगर अकबरपुर, सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज, कुशीनगर पटरौना, संत कबीर नगर खलीलाबाद, कौशाम्बी मंझनपुर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, फर्रुखाबाद फतेहगढ़, सिद्धार्थनगर नौगढ़, संबल बहजोई, अमेठी गौरीगंज, भदोही ज्ञानपुर, श्रावस्ती भिनगा। अगले प्रश्न पे प्रश्न है, अक्टूबर 1924 में उत्तरी भारत के कई क्रांतिकारी समूहों ने एक सम्मेलन आयोजित किया और निम्नलिखित में से किस शहर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की? कलकत्ता में, इलाहाबाद में, कानपुर, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में, और संस्थापक में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी का नाम आता है। बाद में ही HRA जो है HSRA में तब्दील हो जाता है, और इसके संस्थापक में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का नाम आता है, और इसकी स्थापना इन लोगों ने 1928 में की थी। फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में है, वर्तमान में इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट, अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय बिजली परियोजना माता टीला बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है?
केन नदी, यमुना नदी, चंबल नदी, रामगंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो माता टीला बांध है ये बेतवा नदी पे बनाया गया है, बेतवा नदी पे। तो आज यहीं तक, बाकी आपका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।